Hello everyone, welcome to Unlock Science. Today I again welcome you back to the grammar series and the topic for today is work, power and energy. तो आइए जल्दी से इसको अनलॉक करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं ताकि आपके नीट में अच्छे नंबर आ सके आप लोगों के। तो पहले टॉपिक है वर्क। अब वर्क क्या होता है, बहुत आसान सी परिभाषा है इसकी। ये मानिए मास एम है, इस पे एक फोर्स लगा और ब्लॉक आपका जो है वो राइट डायरेक्शन में देखिए डिस्प्लेस हो रहा है। डिस्प्लेस हमने आर से लिख लिया, आर वेक्टर और ये एफ वेक्टर, इनके बीच में एंगल थीटा है। सो वर्क इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ डॉट आर। एफ इज अप्लाइड फोर्स, आर इज डिस्प्लेसमेंट। ये जो फॉर्मूला है इट इज फॉर अ कांस्टेंट फोर्स। Now suppose you have a non-constant force or variable force, दोनों वर्ड एक ही जैसे हैं, non-constant force और variable force। तो उस केस में हम डिफरेंशियल वर्क निकालते हैं, एफ डॉट उस डिफरेंशियल वर्क जो है वो एक डिफरेंशियल से डिस्प्लेसमेंट के लिए होता है। तो टोटल वर्क क्या होगा, इंटीग्रेट कर दिए फाइनल पोजीशन से, सॉरी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच, दैट इज एफ डॉट डी आर। तो अगर एक कांस्टेंट फोर्स जैसे ग्रेविटी का फोर्स एक कांस्टेंट फोर्स है तो आप करेंगे एफ डॉट डी आर, मॉड एफ मॉड आर कॉस थीटा। उसका एक्सपेंशन क्या होगा, मॉड एफ मॉड आर कॉस थीटा। और अगर आपका फोर्स वेरिएबल है, नॉन कांस्टेंट है, तो हम करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट r1 से r2। r1 इनिशियल पोजीशन है, r2 आपका फाइनल पोजीशन है, f डॉट डी आर। तो ये आपका वर्क डन होगा फॉर कांस्टेंट फोर्स एंड फॉर वेरिएबल फोर्स। नेक्स्ट इसमें आता है आपका वर्क एनर्जी थ्योरम। नाउ व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम? तो हमने एक सिंपल सा डायग्राम लिया, बॉडी है सपोज वन डायमेंशन मोशन कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी u है और कुछ टाइम बाद इसकी वेलोसिटी v बन जाती है और यहाँ पे इस पे कुछ फोर्स F ऐड किया है। अच्छा एक चीज, एनर्जी में एक टर्म होता है काइनेटिक एनर्जी। तो अगर कोई बॉडी के पास स्पीड है, स्पीड जो होता है वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है, ध्यान रखिएगा इसको। सो एनर्जी possessed by any body by virtue of its motion is called kinetic energy। मतलब कोई बॉडी अपने स्पीड की वजह से वर्क कर सकती है तो उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो ये थ्योरम ये स्टोरी करता है कि इस बॉडी पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। जैसे यहाँ पे सिर्फ एक फोर्स है, हो सकता है n नंबर ऑफ फोर्सेस हो, एक से ज्यादा लग रही हो, तो जो वर्क डन बाय ऑल द फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सो दिस इज योर वर्क एनर्जी थ्योरम। ये बोलता है कि बॉडी पे जितने भी फोर्स लग रही है चाहे जिस डायरेक्शन में हो, उनका निकालिए रिजल्टेंट। सो वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इज सिंपली चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर minus half mu square will give you the work done by all the forces acting on the body। अगला हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी हमारे दो तरह के इसमें हमें पढ़ने हैं। सो फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मान लीजिए कोई यहाँ पे हाइट 0 है, ग्राउंड पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, मास m रखा है और मुझे उसको लिफ्ट करके h इज इक्वल टू कैपिटल H पे ले जाना है। ग्रेविटी का फोर्स नीचे है mg, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, जो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो ऊपर है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का मैग्नीट्यूड कितना है, mg है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, कैपिटल H माइनस 0। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट। और एंगल कितना है देखो, mg नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, एंगल इज cos 180। तो cos 180 होता है माइनस, ये बन जाएगा mg इंटू h बन जाएगा। सो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज माइनस mgh। अब इसमें एक रिलेशन होता है आपका कि
जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो माइनस ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है, दैट इज नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर हम इसी रिलेशन को यूज करें तो ग्रेविटी फोर्स एक कांस्टेंट फोर्स है, दैट मींस माइनस mgh इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा u। तो mgh क्या बन जाएगा, डेल्टा u बन जाएगा, दैट इज u2 माइनस u1। और ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी हमारी जीरो होती है, तो जीरो हो गया, तो u2 का वैल्यू कितना आ गया, mgh आ गया। अच्छा ये ध्यान रखें कि पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला mgh नहीं होता है। यहाँ पे हमने ग्राउंड को रेफरेंस माना है, तो उसके रेफरेंस में जो h हाइट पे पॉइंट है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी। अगर आप टॉप को रेफरेंस मानते तो नीचे वाले में एनर्जी माइनस mgh होती। तो बेसिकली हमको जो जनरल फॉर्मूला ये है इसको हमें याद करना है, इसी को यूज करके हम हर पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी को निकालते रहेंगे। और पोटेंशियल एनर्जी इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द रेफरेंस पॉइंट, आप किस रेफरेंस पे जीरो मान रहे हो। मैं किसी के ग्राउंड जीरो होगा, किसी के लो टॉप जीरो होगा, तो इट डिपेंड्स, मैं मिड पॉइंट पे जीरो मान लूं तो पोटेंशियल का जीरो मानना मेरी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। आई कैन टेक जीरो एट एनी पॉइंट, इट इज माय विश एंड विल। तो ये तो बात हो गई ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की। इसी तरह हमारा सेकंड होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। नाउ व्हाट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी? ये एक स्प्रिंग है और इससे एक मास अटैच्ड है। अभी यहाँ पे ये नेचुरल लेंथ पे है और ये रेस्ट पे है, हमने इस पे फोर्स लगाया राइट में, तो आपकी स्प्रिंग जो होगी वो कुछ अमाउंट इलोंगेट हो जाएगी। तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। अब जैसे ही यहाँ पे फोर्स छोड़ोगे तो ये पीछे भागेगा, एफ रीस्टोरिंग, ये आपका एफ है। तो आप देख सकते हो जो एफ रीस्टोरिंग है इट इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। इधर हो रहा है, लेफ्ट में डिस्प्लेसमेंट राइट में हो रहा है, तो एफ रीस्टोरिंग विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स। अब यहाँ पे होता क्या कि हम यहाँ पे इसका मूवमेंट इतना स्लो करते हैं कि हर मूवमेंट पे कि जो f का मॉड है दैट इज सेम एज रीस्टोरिंग फोर्स का मॉड। सो वी कैन राइट f इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये आपका हुक्स लॉ कहलाता है, हुक्स लॉ। और k यहाँ पे होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, ये बताता है स्प्रिंग कैसी है, भारी है, हल्की, इसी स्प्रिंग की स्टिफनेस को बताता है, स्टिफनेस कैसी है स्प्रिंग की। तो जब भी आप इसको स्ट्रेच करोगे तो आप क्या कर रहे हो, आप इस फोर्स की वजह से इसको डिस्प्लेस कर रहे हो, दैट मींस यू आर डूइंग सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क। लेकिन स्प्रिंग फोर्स एक कांस्टेंट फोर्स होता है, तो यहाँ जो आप वर्क कर रहे हो दैट गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्यों, जैसे ही आप यहाँ छोड़ोगे ये पीछे भागेगा, सो दैट स्टोर्ड एनर्जी गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो स्प्रिंग में जो एनर्जी होती है पोटेंशियल दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा कि मीन पॉइंट से अगर स्प्रिंग एक्स अमाउंट डिस्प्लेस्ड है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर। अब इसमें हम एक केस और लेते हैं कि सपोज हमने यहाँ पे इसको ब्लॉक को छोड़ा तो व्हाट विल हैपन, जब ये वापस आएगा तो ये मीन पॉइंट को कुछ मैक्सिमम स्पीड से क्रॉस करेगा। नाउ सपोज दिस इज इट्स मैक्सिमम स्ट्रेच्ड पोजीशन, तो इसको हमने स्टेट 1 मान लिया, इसको हमने स्टेट 2 मान लिया। अब मेन चीज, जब कहें कि आपका सरफेस स्मूथ है, स्मूथ का मतलब ये होता है कि नो फ्रिक्शन। और जब किसी सिस्टम पे फ्रिक्शन कैसा फोर्स होता है, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो जब फ्रिक्शन या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट नहीं करेगा तो उस सिस्टम का मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगा। व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी, इट इज सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल।
तो यहाँ बोलता है सरफेस स्मूथ है, मतलब जो मैकेनिकल 1 पे होगा वही मैकेनिकल 2 पे होगा, मतलब k1 plus u1 is same as k2 plus u2। स्टेट 1 पे वहां पे कोई मूवमेंट नहीं है तो काइनेटिक 0 हो गया। पोटेंशियल कितना होगा, हाफ के xm स्क्वायर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक है, हाफ m v max स्क्वायर। पोटेंशियल 0 है क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे 0 है। Now let us find what is the maximum speed with which this block will cross the mean point। तो इसको सॉल्व करिएगा तो बन जाएगा हाफ के xm स्क्वायर, हाफ m v max स्क्वायर, हाफ हाफ कैंसिल कर दीजिए तो v max की वैल्यू आएगी प्लस माइनस अंडर रूट k by m xm। This is the maximum velocity with which the block will cross the origin। ये हमने कैसे निकाला, बाय कंजर्विंग इट्स आवर मैकेनिकल। लेकिन सवाल में अगर कहते हैं कि ये सरफेस रफ है तब आप ये चीज नहीं कर पाओगे क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन एक्ट करेगा। फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा। तब क्या करोगे, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इज ऑलवेज इक्वल टू, या उसको निकालते कैसे निकालते देखिए यहाँ पे, इसको देखिएगा, वर्क डन बाय ऑल क्या होता है, चेंज ऑफ काइनेटिक। तो ऑल में क्या होगा, कुछ फोर्स कंजर्वेटिव होंगे कुछ नॉन कंजर्वेटिव होंगे। और कंजर्वेटिव क्या निकाला, माइनस डेल्टा यू, तो नॉन कंजर्वेटिव क्या बन जाएगा, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। अब व्हाट इज डेल्टा के प्लस डेल्टा यू, तो ई का वैल्यू क्या निकाला, के प्लस यू, तो डेल्टा ई क्या बन जाएगा, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। सो वी कैन रिप्लेस दिस टर्म विथ डेल्टा ई। तो अगर आपको वर्क डन बाय ऑल निकालना है, फाइंड चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर आपको वर्क डन बाय कंजर्वेटिव निकालना है, फाइंड नेगेटिव ऑफ द चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपको वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव निकालना है, फाइंड द चेंज ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो ये तीन रिलेशन आपके काफी इंपॉर्टेंट है, ये हो गया, एक ये हो गया, एंड थर्ड वन इज दिस। दीज आर हाईली इंपॉर्टेंट टर्म्स, जिसको आप नोट करके रखिएगा। ये अगला हम बात करते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन की। कि मान लो यहाँ पे कोई बॉडी है, एक सर्कल है, वर्टिकल सर्कल, मतलब एक थ्रेड से एक कोई बॉल लटकी हुई है और इसको मैंने यहाँ पे कुछ वेलोसिटी v a करके दी। ये जस्ट अपना सर्कल मतलब c तक पहुंच रहा है। तो इसमें कंडीशन ये होती है, पॉइंट पे वेलोसिटी ये होगी vb और c पे वेलोसिटी ये होगी। So in this case, for a body to complete its circle, the velocity at a should be equal to or greater than 5 gr। r क्या है, इस सर्कल का रेडियस है। तो आप जब b पे निकालोगे एनर्जी कंजर्व करके, ये रूट 3gr आएगा और bc पे रूट gr आएगा। दैट मींस इसको जस्ट c तक पहुंचाने में कम से कम स्पीड जो होगी, दैट शुड बी रूट 5 gr। जब दोगे तो ये जस्ट सी पे पहुंचेगा, थ्रेड में स्लैक आएगा, वहां पे टेंशन 0 हो जाएगा। अगर आपको सर्कल पूरा कराना है तो आपकी पॉइंट ए पे स्पीड रूट 5 जीआर से ज्यादा होनी चाहिए, तभी ये सर्कल, तभी ये बॉडी अपना वर्टिकल सर्कल ये पूरा कर पाएगी। नेक्स्ट हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोलिजन्स, जिसमें हम पहले डिस्कस करते हैं इलास्टिक कोलिजन्स। इलास्टिक कोलिजन में दो पॉइंट होते हैं, मोमेंटम सिस्टम का कंजर्व रहता है और काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की कंजर्व रहती है। मतलब डेल्टा पी का वैल्यू 0 होगा और डेल्टा के का वैल्यू भी 0 होगा आपका। तो ये कोलिजन के पहले का सिनेरियो है कि m1 की वेलोसिटी u1 है, m2 की u2 है, m1 का कोलिजन के बाद वेलोसिटी v1 हो गया है, m2 की वेलोसिटी v2 हो गई है। So after collision, velocity of v1 is m1 minus m2 upon m1 plus m2 u1 plus 2 m2 upon m1 plus m2 u2। Similarly, v2 velocity आपकी after the collision will be somewhat like this। So these are very important formulas, highly important formula you have to
मेमोराइज दीज टू रिलेशंस, क्योंकि इस पे बेस सवाल आपके कोलिजन पे हमेशा आते हैं। अब इसमें एक तो हो गया आपका इलास्टिक कोलिजन, अगले जो आपके हैं एक इनइलास्टिक है, एक परफेक्टली इनइलास्टिक है। तो आइए उन दोनों को भी हम स्टडी करते हैं। सेकेंड आपका है इनइलास्टिक कोलिजन। तो इनइलास्टिक कोलिजन में ये होता है कि इसमें सिर्फ आपका मोमेंटम का वैल्यू भी कंजर्व होता है, इसमें आपकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। तो यहाँ पे टर्म है स्मॉल ई, इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये रेशियो होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का। तो सेपरेशन क्या क्या होगा, v1 माइनस v2, आप पिछला फिगर रेफर करिएगा। अप्रोच इज u2 माइनस u1, दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो अगर e का वैल्यू 1 होता है, कोलिजन्स इलास्टिक होते हैं, e का वैल्यू 0 होता है तो परफेक्टली इनइलास्टिक होते हैं, और अगर e का वैल्यू 1 से 0 के बीच में होता है तो दीज आर इनइलास्टिक कोलिजन्स। तो इसको इस टेबल पे याद रखिएगा। इलास्टिक के लिए e का वैल्यू 1 होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए e का वैल्यू 0 होगा, और इनइलास्टिक के लिए e का वैल्यू 1 से 0 के बीच में लाई करेगा। तो आइए इसका लास्ट देखते हैं, व्हिच इज योर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन्स। So for perfectly inelastic collisions what happens, ये मालूम मास m1 है, u1 velocity से, ये मास m2 है u2 velocity से। after collision what happen, they both become a single body and move with a common velocity। तो क्या करेंगे, हम मोमेंटम कंजर्व करेंगे पहले का और बाद का। तो bc बन जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। अब सिंस कोलिजन्स इनइलास्टिक है तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। तो जब आप काइनेटिक एनर्जी निकालोगे तो उसकी वैल्यू आती है माइनस m1 m2 अपॉन 2 टाइम्स m1 प्लस m2 v1 माइनस सॉरी u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। तो ये जो नंबर आएगा वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि मास नेगेटिव होगा कि ये स्क्वायर में टर्म, तो नंबर पॉजिटिव आएगा। So this number will be directly a negative number which shows that कि इस collision में एनर्जी लूज हो रही है, और लॉस हमेशा साउंड, हीट और लाइट के फॉर्म में होता है। जब बॉल गिरती है जमीन पे तो आवाज आती है धड़, क्यों, कोलिजन इलास्टिक था। अगर गिरने पे आवाज नहीं आती तो कोलिजन इलास्टिक होता है। ये पहचान होती है इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन्स की। तो चीज टकराई, आवाज आई, इलास्टिक, टकराने का आवाज नहीं आई तो इलास्टिक कोलिजन्स। सिंपल। आखिरी जो इसमें हमारा टॉपिक है दैट इज पावर। पावर इज बेसिकली द रेट ऑफ वर्क डन, और वर्क अभी हमने क्या पढ़ा था, वर्क इज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो एफ अगर हम बाहर ले कांस्टेंट फोर्स माने, एफ डॉट डी आर बाई डी टी। सो चेंज ऑफ पोजिशन अपॉन चेंज ऑफ टाइम विल गिव यू वेलोसिटी। सो पावर विल बी एफ डॉट वी, और इसका यूनिट जो होता है वो वॉट में होता है। वर्क एनर्जी, वर्क और एनर्जी का यूनिट जूल्स में होता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी छोटी सी कोशिश थी कि हम इस चैप्टर को एक कैप्सूल में, एक रिवीजन कैप्सूल में उसको हम समेट सके और वो हम आपको दे सके। एंड आई होप दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर नीट प्रिपरेशंस। एंड फ्रॉम टीम अनलॉक साइंस एंड टीम गामा, वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग नीट एग्जामिनेशंस। हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे से अच्छा पेपर करें। पेपर बहुत ध्यान से करिएगा और सुकून से करिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं करिएगा। पेपर देखिए, समझिए, जो सवाल पहले आते हैं उनको करिए, उनको करके अपने 4 नंबर पक्के करिए। कभी भी ऐसे सवाल मत उठाइएगा जो चाहता एग्जामिनर कि आप उसको अटेम्प्ट करके अपना टाइम वेस्ट करें। तो गो फॉर द इजी क्वेश्चंस, सॉल्व देम, स्कोर गुड एंड अटेम्प्ट ओनली दोज इन व्हिच यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट दैट थिंग। एक बार हम आपको फिर से फ्रॉम टीम अनलॉक साइंस विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन।
बाकी अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आए हों, प्लीज डू लाइक देम, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि उनको भी फायदा हो सके। जो नए जुड़े हैं हमको प्लीज सब्सक्राइब करें to get the latest notification. Please do hit the bell icon. And for detailed notes, you can visit our website www.unlockscience.in. So friends, thank you very much and best of luck.